हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से, और इसमें हम कर रहे हैं संस्कृत से अपभ्रंश तक का सफ़र। आज हमारा ये सफ़र फिनिश हो जाएगा। आज हम अपभ्रंश भाषा को करेंगे और अपभ्रंश भाषा के बारे में इसका नामकरण कब हुआ, इसका समय पीरियड, क्षेत्र विस्तार, इसका साहित्य सब पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपके चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपभ्रंश भाषा का जो नामकरण है जो वो पढ़ेंगे पहले, और जो इसका समय पीरियड है अपभ्रंश भाषा का वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। और 15वीं शताब्दी में जो है इसकी साहित्य की रचना होती रही थी। 15 शताब्दी तक, मतलब वैसे तो इसका जो समय पीरियड है वो 500 से 1000 ईस्वी तक है, लेकिन 15वीं शताब्दी तक इसका जो है इसी भाषा में साहित्य की रचना होती रही। और अपभ्रंश शब्द का जो मीनिंग है जो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग है अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश शब्द का अपभ्रष्ट यानी कि बिगड़ी हुई भाषा। तो अपभ्रंश का कैसे आई है अपभ्रंश? सबसे पहले अपभ्रंश, अवहंस, अवहट, अवहट, अवहत आदि इन नामों से चलती हुई ये अपभ्रंश भाषा आई। और जो कवि विद्यापति है, इन्होंने इस भाषा की विशेषता क्या बताई है? उन्होंने इसकी विशेषता बताते हुए कहा है कि देसिल बचना सब जन मिठा। ये लाइन नोट कर लेना फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है किसने कही है। देसिल बचना सब जन मिठा, ते तैसन जम पयो अवट्टा। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? देश की भाषा सभी लोगों को मीठी लगती है, इसलिए इसे अवहट भाषा कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त देसी भाषा अभिरोक्ति, अभिरी आदि नामों से संबंधित किया जाता रहा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। 500 से 1000 ईस्वी तक जो ये माना गया इसका पीरियड, ये इसमें बता चुके हैं आपको। और ये प्राचीनतम जो है इसका पतंजलि में प्रयोग हुआ अपभ्रंश भाषा का 150 ईस्वी पूर्व लगभग जो है इसके महाभाष्य मिलते थे पतंजलि में। प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि में मिला है इसका सबसे पहले। और भर्तृहरि 5वीं शताब्दी के वाक्यपदीय कांड 1 कारिका 148 का वार्तिक। इससे ये पता चलता है कि व्याड़ी नामक संग्रहकार ने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था, जो महाभाष्यकार पतंजलि से पहले हुए थे। मतलब जो अपभ्रंश भाषा का कब हुआ, पतंजलि से भी पहले प्रयोग हो चुका है। ये आगे आगे जैसे पता चलता जाएगा, देखते रहिए। भरत जो है वो 2री शताब्दी के थे। जो भरत मुनि थे उनका जो नाट्यशास्त्र था, तो नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश के लिए इसी अर्थ में विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, इन सब के बीच की कड़ी है जो अपभ्रंश भाषा है। अब इसका समय देख लेते हैं। समय मैं आपको बता ही चुकी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया इसका। कुछ लोगों ने इसको 600 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना है, और कुछ ने 7वीं सदी से 13वीं सदी तक माना है। और डॉक्टर सुकुमार सेन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है इनकी देख लीजिए, डॉक्टर सुकुमार सेन की, इन्होंने क्या माना है अपभ्रंश काल का? 1 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का माना है समय। और अपभ्रंश के प्रयोग का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र 300 ईस्वी में मिलता है। ये देख लीजिए कहाँ मिलता है, भरत के नाट्यशास्त्र 300 ईस्वी में मिलता है सबसे पहले प्रयोग जो है, सबसे प्राचीन जो है अपभ्रंश का। अब भरत ने अभिरोक्ति को उकार बहुला भी बताया है। अभिरोक्ति को क्या बताया है? उकार बहुला। और इसका उदाहरण देख लीजिए, मोरुलव नच अंतऊ। अब आगे देख लेते हैं। 1ली और 2री सदी के निकट जो है अपभ्रंश रचना हमें नहीं मिलती। सभी तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास ही मान सकते हैं। अपभ्रंश के अंतिम समय को हम 1000 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। भाषा जन्म से ही साहित्य की भाषा नहीं बन जाती, उसको साहित्य की भाषा बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ये तो मानने वाली बात है फ्रेंड्स। जैसे जैसे बोलचाल की भाषा होती है, बाद में उसी में जो कवि रचना करते हैं, और वो धीरे धीरे करके जो है वो कई सालों में जाके वो साहित्य की भाषा बनती है। ऐसी ब्रज भाषा बनी है, ऐसी अपभ्रंश भाषा बनी है। तो इसलिए
अपभ्रंश भाषा जो है वो आरंभ से ही साहित्य की भाषा नहीं रही, ये काफ़ी सालों बाद विकसित हुई और इसका जो समय है 500 ईस्वी के आसपास मानना उचित होगा। और अपभ्रंश का समय पीरियड ज़्यादातर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मान सकते हैं। ये समय पीरियड अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, यही इसका माना जाएगा। पहले इसके लिए डिस्कस किया गया था कि कब मानना चाहिए कब नहीं मानना चाहिए। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं अपभ्रंश का कहाँ से कहाँ तक है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उकार बहुला भाषा का प्रयोग सिंधु, सोवीर और इन क्षेत्रों के आश्रित देशों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें बताया गया है अपभ्रंश साहित्य, यहाँ पे हमें बताया गया था कि भरत के अपने नाट्यशास्त्र में उकार बहुला भाषा का प्रयोग सिंधु, सोवीर और इन क्षेत्रों के आश्रित देशों के लोगों के लिए माना है। और इससे यही पता चलता है कि भरत के समय तक उस समय के प्रयोग में आने वाली भाषा में अपभ्रंश की विशेषताएं भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में प्रकट हुई। ईसा की 10वीं शताब्दी में राजेश्वर अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा, राजेश्वर की पुस्तक कौन सी है? काव्य मीमांसा, इसको नोट कर लीजिए। अपभ्रंश का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मरुभूमि बताया है। क्या बताया है इसमें बुक में? अपभ्रंश का विस्तार संपूर्ण मरुभूमि बताया है, यानी कि मरुभूमि अवश्य ही राजस्थान का क्षेत्र रहा होगा। LMD अपभ्रंश का स्थान मादानक भागलपुर से 9 मील दक्षिण में स्थित मदरिया स्थान मानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। राजशेखर के समय तक अपभ्रंश का विस्तार क्षेत्र राजपुताना और पंजाबी रहा होगा। अपभ्रंश में लिखित जो साहित्य आज हमें मिलता है उसका रचना स्थान राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर भारत, बुंदेलखंड, बंगाल और सुदूर दक्षिण तक प्रतीत होता है। इन स्थानों को देखने से यही प्रतीत होता है कि 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रचार प्रसार समस्त उत्तर भारत और दक्षिण में हुआ था। अपभ्रंश इस विस्तृत क्षेत्र की जन भाषा थी, इसलिए इन प्रदेशों की भाषाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब अपभ्रंश साहित्य को ले लेते हैं फ्रेंड्स। अपभ्रंश साहित्य का जो विकास है वो मालवा, गुजरात, राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? मालवा, गुजरात, राजस्थान में। इस प्रदेश के अपभ्रंश तत्कालीन साहित्यिक भाषा बन गई, मतलब इन जो प्रदेश मैंने आपको बताए हैं इनमें अपभ्रंश जो है वो साहित्यिक भाषा बन गई और बंगाल तथा दक्षिण तक में इस भाषा में साहित्य रचना हुई। यही कारण है कि अपभ्रंश साहित्य में एक ही प्रकार की परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा मिलती है। अपभ्रंश के प्रचार प्रसार में आभीर जाति का संबंध बहुत गहरा है। इसे सिंधु के पश्चिम में निवास करने वाली जाति कहा गया है। गुर्जरों का संबंध आभीर जाति से जोड़ा गया है। इन जातियों के प्रसार के साथ साथ अपभ्रंश भाषा का भी प्रचार प्रसार बढ़ा और मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राकृतिक की स्थिति को छोड़कर अपभ्रंश की ओर बढ़ी। यानी कि प्राकृत भाषा यहाँ फिनिश हो गई और ज़्यादा प्रयोग किसका होने लगा? अपभ्रंश भाषा का होने लगा। अपभ्रंश के लिए आभीरी भी एक नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स अपभ्रंश के लिए? आभीरी। अपभ्रंश का जो साहित्य हमें मिला है उसमें भाषागत भेद बहुत कम है। नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक लेख में स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि पंडित चंद्र शर्मा ने पुरानी हिंदी को क्या, अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। या पुरानी हिंदी को क्या कहा है, क्या माना है? तो अपभ्रंश माना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विकास माना। राहु सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में अपभ्रंश काव्य का संग्रह क्या किया? प्रकाशित किया। रामचंद्र शुक्ल का पता लग गया आपको फ्रेंड्स, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था माना है और हिंदी साहित्य का विकास माना है इसको। और राहु सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 1954 में अपभ्रंश काव्य का संग्रह प्रकाशित करते हुए उसकी भाषा को हिंदी का प्राचीन रूप कहा है। ये लाइनें पूछी जाती फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ये। इस प्रकार हिंदी साहित्य की परंपरा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही मानी जाती है।
वास्तव में विक्रम की 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दियों में अपभ्रंश साहित्य का उत्कर्ष युग माना जाता है। पुष्पदंत, चतुर्मुख तथा बौद्ध सिद्ध इसी युग के प्रतिभाशाली कवि माने जाते थे। कौन कौन है फ्रेंड्स, देख लीजिए अपभ्रंश भाषा के कवि। पुष्पदंत, चतुर्मुख और बौद्ध सिद्ध। साहित्यिक अपभ्रंश में अधिक सहायक है। हिंदी साहित्य के सभी विद्वान इस मत को स्वीकार करते हैं। पुरानी हिंदी का संबंध अपभ्रंश के साथ बहुत गहरा है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश की सभी रचनाएं हिंदी भाषी प्रदेश के मध्य भाग के चारों ओर निर्मित हुई। अब अपभ्रंश साहित्य देख लीजिए कौन कौन से आए हैं। अपभ्रंश साहित्य में दो तरह के आए हैं, एक अलौकिक और दूसरा लौकिक। अलौकिक में कौन कौन से हैं? सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। और लौकिक में कौन से हैं? स्वच्छंद और दरबारी साहित्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे अपभ्रंश साहित्य कौन कौन से? अलौकिक, लौकिक। अलौकिक में 3 तरह के साहित्य हैं और लौकिक में 2 तरह के हैं, इनको याद कर लीजिए। अब आगे देख लेते हैं अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का संबंध। अब अपभ्रंश का हिंदी साहित्य से संबंध हम कर लेते हैं। जो सिद्धों की कृतियाँ हैं, मागधी अपभ्रंश, जैन की नागर अपभ्रंश, इनमें विभाजित की गई है। ये याद कर लेना फ्रेंड्स, नोट कर लो इनको अच्छे से। आधुनिक लोक भाषाओं से पहले संपूर्ण उत्तरी भारत, गुजरात और महाराष्ट्र में साहित्य रचना के लिए अपभ्रंश भाषा को ही अपनाया जा रहा है। हिंदी का संत काव्य अपभ्रंशकालीन सिद्ध और नाथपंथी साहित्यकारों की विचारधारा का परवर्ती विकसित रूप है। रास, रासक और रासो अपभ्रंश और गुर्जर हिंदी के लोकप्रिय काव्य है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब रास परंपरा की 18 और रासो और रासक परंपरा की 24 काव्य है। देख लीजिए, रास की कितनी है? 18 और रासक और रासो की 24 काव्य हैं। रास कोमल भावनाओं के काव्य हैं, जबकि रासो अथवा रासक में जिन घटनाओं का आधार युद्ध है वहाँ भावनाएं कठोर हो गई हैं। माणक रासो जैसा विनोद प्रधान काव्य तथा संदेश रासक जैसा विरह गाथा प्रधान काव्य भी इसी परंपरा की कीर्ति हैं। 15वीं सदी के आसपास भाषा का एक नया स्वरूप जन्म ले रहा था और पुरानी परंपराएं नए प्रयोगों के साथ प्रयुक्त हो रही थी। अपभ्रंशकालीन कवियों ने साहित्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 16वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य में 2 धाराओं के संगम ने भक्ति काव्य में पद साहित्य का मार्मिक स्वरूप ग्रहण किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में अपभ्रंश भाषा और उसकी काव्य चेतना ही नहीं बल्कि उस समय की जन चेतना और जनजीवन भी थी। अपभ्रंश की अनुलेखन विधि पूर्णतः प्राकृत और संस्कृत के अनुगामी रही है। अब आप इसके बारे में देख लीजिए, अपभ्रंश भाषा किस तरह की है। ए, औ, हस्व जैसी नई ध्वनियों के लिए नए चिन्ह नहीं बनाए गए। उस समय लेखक हस्व ए और ध्वनियों के लिए ई, उ का व्यवहार करते थे और इसी प्रकार अ के विकृत एवं समृद्ध भेदों की भिन्नता को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का नया चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया गया। आधुनिक आर्य भाषाओं में आ का उच्चारण भिन्न रहा होगा, लेकिन लिखित साहित्य में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लिप्त मध्य व्यंजन के स्थान पर कहीं कहीं आ मिलता है। अब आगे देख लेते हैं अपभ्रंश के प्रमुख रूप क्या हैं। अपभ्रंश की कितने रूप है, ये हमें इसमें बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। प्राकृत भाषा के कई रूप थे। अब देख लीजिए, पहले आपने पढ़ी हुई है ये भाषा, मैं करा चुकी हूँ। अपभ्रंश की कितनी रूप है? सोरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, ये सारे अपभ्रंश भाषा के रूप है और इनसे जो भाषाएं निकली हैं वो आज तक चली आ रही है। सोरसैनी प्राकृत से कौन सी? सोरसैनी अपभ्रंश। और मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश बने। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? ये पूछा जाता है, मार्कंडेय ने कितने माने हैं? 3 भेद माने हैं। नागर जो राजस्थान की है और गुजरात के क्षेत्र में प्रभावित थी, यही भाषा प्रमुख रही है। और हेमचंद ने अपना व्याकरण इसी को आधार बनाकर लिखा। दूसरा रूप प्राचीन अपभ्रंश का जो पंजाब सिंध की है। और तीसरा उपनागर। अब देख लीजिए, 3 नागर,
ब्राचड़ और उपनागर, ये तीनों मार्कंडेय ने दिए हैं अपभ्रंश भाषा के जो है भेद। और ये नागर अपभ्रंश जो है वो राजस्थान में और गुजरात की। ये फ्रेंड्स मैं इसलिए रब करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अब आपको समझ में आ जाएगा। और जो ब्राचड़ है वो पंजाब सिंध में, और उपनागर जो वो अपभ्रंश की इन तीनों के बीच में होती है। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब सोरसैनी प्राकृत देख लेते हैं। सोरसैनी प्राकृत से विकसित यह अपभ्रंश उत्तर में पहाड़ी बोलियों के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग, पूर्वी पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बोली जाती थी। इसे पश्चिमी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। किसको? सोरसैनी प्राकृत को। पाहुण, दोहा, उपदेश, तरंगिणी, सनंत कुमार चर्य इसकी साहित्यिक कृतियाँ हैं, नोट कर लीजिए। सोरसैनी अपभ्रंश में है ये कृतियाँ। और ये इसकी विशेषता है क ख त थ जो नीचे हलंत लगाया गया है, इनमें इसका क्या हो जाता है? नाक का जैसे अणाग, सुख का सुघु, पतितु का पदीदु, ये हो जाता है वर्ड इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उपनागर। उपनागर जो वैदर्भी, कैकई, गौड़ी, पांड्य तथा सिंहली का उल्लेख मिलता है इसमें उपनागर में। यहाँ कैकई में प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, वैदर्भी में उल प्रत्यय युक्त शब्दों के आधिक्य का उल्लेख है। अब दक्षिणी अपभ्रंश देख लेते हैं। दक्षिणी अपभ्रंश का क्षेत्र महाराष्ट्र माना गया है। पुष्पदंत ने इसमें साहित्य रचना की है। किसने की है? पुष्पदंत ने, दक्षिणी अपभ्रंश में। और इसका क्षेत्र महाराष्ट्र माना गया है। इसका नाम क्या है? महापुराण। किसने करी है ये? पुष्पदंत ने। करकंडचर्यु आदि का करकामर, करकंडचर्यु ये दोनों जो है दक्षिणी अपभ्रंश भाषा में हुई है। अब प्रमुख विशेषता इसकी क्या है भाषा की? अन्य अपभ्रंशों में श का ख या क ख मिलके जो है ये हो जाते हैं। श को क्या बनाते हैं? ख। ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ख। श का छ हो जाता है, प का छ हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। आकारांत पुल्लिंग एकवचन तृतीय ए होता है, किंतु इसमें ऐण हो जाता है। वर्तमान उत्तम पुरुष एकवचन में पश्चिमी में ऊ होता है, जबकि इसमें मी होता है। अन्य पुरुष बहुवचन में इनिंत ही हो जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब पूर्वी अपभ्रंश देख लेते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र जो कहाँ कहाँ है? बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। अब सरहप्पा और कणप्पा के दोहे इसमें आते हैं। सरहप्पा और कणप्पा के पूर्वी अपभ्रंश में। व्याकरणिक परिचय देख लेते हैं अपभ्रंश का। अपभ्रंश का व्याकरणिक परिचय यही है कि इस युग में संस्कृत तथा प्राकृत से प्राप्त अनंत्य स्वरों का ह्रास हुआ, उपांत्य स्वरों की मात्रा सुरक्षित रही। आज अक्षरों में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण से द्वित्व व्यंजन के स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग हुआ। इसमें समीपवर्ती स्वरों का संकोच हुआ। स्वरों का प्रयोग अनुनासिक होता था। संगीतात्मक स्वराघात समाप्त हो चुका था। इसमें कलात्मक स्वराघात विकसित हो चुका था। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी, जिसे हम ललित विस्तार तथा प्राकृत धम्मपद में देख सकते हैं। अपभ्रंश में इसकी बहुलता मिलती है, जिसका स्वरूप हमें ब्रजभाषा एवं अवधि में मिलता है। जैसे अंगु, मुलु, प्यासु ये शब्द देखे जा सकते हैं। स्वर में देख लेते हैं। हस्व और दीर्घ वही है जो हिंदी भाषा में है। स्म का मह, हस्मे अमह, य का ज, ड द न र के स्थान पर ल, प्रदीप्त, पलित आदि रूप में ध्वनि विकास की बहुत सी प्रकृतियाँ मिलती है। परवर्ती अपभ्रंश में समीकरण के कारण उत्पन्न द्वित्वता में एक व्यंजन बच गया और पूर्ववर्ती स्वर में सतिपूरक दीर्घीकरण हो गया। सम, तस्य, प्रा, तस्य, अप, तासु, कस्य, कस, कासु, कर्म, कम, कामु इस तरह से इनका विस्तार हुआ। अपभ्रंश के में स्वर के सारे जो है अक्षर के स्वर को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि स्वराघात प्राह अक्षर पर ही पड़ता है, परंतु आदि अक्षर को स्वरों में मात्रिक परिवर्तन तथा लोप के उदाहरण भी मिलते हैं। ये वर्ड आप फ्रेंड्स खुद पढ़ लेना और ध्यान से, ये ब्रज भाषा के वर्ड हैं सारे। नेक्स्ट पढ़ लेना अभी अच्छे से इनको, क्योंकि आपको पढ़ के ही समझ में आएंगे, खुद से गहराई से पढ़ना इनको। अब क्रिया विशेषण देख लेते हैं थोड़ा।
कुछ विशेषणों को छोड़कर अपभ्रंश के अधिकांश क्रिया विशेषण संस्कृत के तद्भव हैं। कुछ क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: कालवाचक, अज्जु अजू स्थानवाचक, जहीं यस्मिन उदय जहाँ जहाँ, अवृत्तिवाचक एवं इयूं, अन्य अवस अवस अवसी अवधि को कहा गया है इसमें। अब रूपात्मक विकास इसका देख लेते हैं। 3 अंशों में मिलता है। संस्कृत संज्ञा प्राह 3 अंशों में मिलकर बनती है: धातु, प्रत्यय और कारक चिन्ह। धातु और प्रत्यय से मूल शब्द बनता है, फिर उसमें कारक चिन्ह बनते हैं। हिंदी में विभक्ति का विचार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में मुख्यतः होता है। अपभ्रंश और हिंदी का तुलनात्मक रूप देकर इनके संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है इसमें। अपभ्रंश से लेकर आधुनिक हिंदी तक अनेक कारकों में परसर्ग सहित अथवा परसर्ग रहित बिना विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होता रहा। तो ये था फ्रेंड्स अपभ्रंश भाषा के बारे में, और ये मैंने आपको डिटेल में करा दिया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देखिए। और साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ, जो पत्र पत्रिकाएँ द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की और छायावादी युग की, मैं सारी आपको दे चुकी हूँ। और आप वो जाके देखिए, उनको पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे और जब क्वेश्चन में आएंगे तो आप वो आराम से पढ़ से कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।